हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है वो आज से हिंदी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हिंदी में जो पहला मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा वो वर्णमाला में आपको जो पहला टॉपिक पढ़ाऊँगा वो वर्णमाला होगा। लेकिन वर्णमाला को पढ़ाने से पहले कुछ उसकी बेसिक्स जान लीजिए, जो जिससे कम से कम 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आज वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ, कुछ बेसिक्स हैं तो वही हैं। तो चलते हैं सीधा अपने वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ डाल लेंगे वर्णमाला। पहले तो वर्णमाला। अगर हम बात करें हिंदी, हिंदी क्या है? हिंदी क्या है? तो हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है जो कि संस्कृत के, ये बनी किससे? ये हिंदी जो है वो भाष धातु से बनी है। भाष संस्कृत के भाष धातु से बनी हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बोलना या कहना। इसका अर्थ होता है बोलना या कहना। हिंदी क्या है? तो हिंदी एक भाषा है, और जो भाषा है वो किस धातु से बनी है? तो वो संस्कृत की भाष धातु से बनी है। संस्कृत की भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। जैसे कि मान लीजिए, भाषा का मतलब ये होता है हम आपसे बात कर रहे हैं, आपके सामने कुछ चीज़ प्रकट कर रहे हैं बोलकर उस चीज़ को, तो ये क्या हो गया? भाषा का विनिमय करना। किसी चीज़ को बोलकर किसी के माध्यम से, भाषा का होता है मतलब आदान प्रदान करना, या किसी के सामने प्रकट करना कुछ बोलकर, और वो व्यक्ति भी आपको अपनी भाषा में जो आपसे बोले, तो भाषा का एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान करना होता है, ये होता है भाषा। अगर हम वही बात करें तो भाषा के कितने रूप होते हैं? तो अगर देखा जाए तो भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 3 रूप हैं। पहला होता है मौखिक, और दूसरा होता है लिखित, और तीसरा जो होता है वो होता है सांकेतिक। तो मैं आपको बताऊंगा भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। मौखिक का अर्थ क्या होता है? जो हम आपको पढ़ा रहे हैं अपने मुंह से बोलकर, और आप भी उस चीज़ को सुन रहे हैं, या आप किसी से कुछ चीज़ बोलते हैं या किसी को कुछ बताते हैं, तो वो एक मौखिक भाषा हो गई है। लिखित भाषा, जब हम कोई बुक्स पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो वो जो लिखा हुआ था, जो चीज़ हम पढ़ते हैं, पढ़कर उसको अपने मन ही मन में अंदर से सीखते हैं, तो वो एक हो गया लिखित। किसी भी लिखित भाषा को पढ़ना तो वो हो गया लिखित। और सांकेतिक का अर्थ होता है, मान लीजिए आपसे बड़े कोई हैं अपने गाँव गली में, आपके घर में, परिवार में, तो जब आप कहीं गुजर रहे हो, गुजरने के टाइम पर आपने किसी को प्रणाम कर दिया, ऐसे सर झुका के, बोला कुछ नहीं मगर आपने सीधा ऐसे प्रणाम कर दिया, उन्होंने भी आपको इसी भाषा में आपको भी प्रणाम कर दिया। तो इसका मतलब होता क्या है? जिस तरीके से आपने उनको सांकेतिक भाषा में आपने प्रणाम किया, उसी तरीके से उन्होंने भी उस चीज़ का रिटर्न कर दिया, रिप्लाई कर दिया। हालांकि किसी ने किसी को बोला नहीं, लेकिन फिर भी ये समझ गए, या तो आप उनको राम राम बोल रहे हैं, या जय सिया राम बोल रहे हो, या राधे राधे जो बोल रहे हो, मगर वो आपकी भाषा को समझ गए, उन्हीं उसी भाषा में आपको रिप्लाई दे दिया। इसी तरह अगर देखा जाए, अगर आप कहीं भी रेलवे स्टेशन पर जाते हो, प्लेटफॉर्म पे, वहाँ जो सिग्नल होते हैं ग्रीन, येलो और रेड होता है, अगर रेड सिग्नल जब आप देखते हो, तो रेड सिग्नल को आपको, हालांकि वो सिग्नल बोलता कुछ नहीं, लेकिन आप फिर भी उसके एक संकेत से ये समझ जाते हो कि जो सिग्नल ये कहने वाला कि खतरा है, अभी हम आगे नहीं जाना चाहिए। अगर बात करें येलो हो जाता, तो हमें लगता है कि हाँ, अब वो चीज़ आने वाली है यार, अब हम तैयार हैं इसके लिए। जब ग्रीन हो जाता है तो सीधा हम चल देते हैं। हालांकि वो सिग्नल ने बोला कुछ नहीं, लेकिन एक संकेत होता है, संकेत के माध्यम से आप बिल्कुल ये चीज़ समझ गए हो कि हमें करना क्या है। तो भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित, और तीसरा जो होता है वो होता है सांकेतिक। ये तो हो गया भाषा का। अगर हम वही बात करें अगले जो क्वेश्चन की, तो जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि जो हिंदी है, हिंदी की आद जननी क्या है? हिंदी की आद जननी भाषा क्या है? आद जननी भाषा क्या है? हिंदी की आद जननी भाषा क्या है? तो हिंदी की जो आद जननी भाषा है, ज़्यादातर पता होता है लोगों को, तो वो होता है, पहला है, उसका आंसर है संस्कृत। हिंदी की आद जननी भाषा है संस्कृत। और दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा से निकली है?
हिंदी किस भाषा से निकली। अगर ये बात करें हिंदी किस भाषा से निकली, तो ये जो निकली है सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश। और अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन ये होगा, हिंदी किस भाषा का शब्द, हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो अगर हम बात करें तो हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। पहला है हिंदी की आज जननी भाषा क्या है, तो वो है संस्कृत। हिंदी किस भाषा से निकलती है, तो वो है सौर सैनी अपभ्रंश। और तीसरा क्वेश्चन है हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो वो है फारसी भाषा का शब्द। अगर हम ये बात करें जो सबसे पहली भाषा क्या थी, दुनिया में सबसे पहली भाषा क्या थी, तो इसके लिए जो ऐसा कोई मतलब लोगों को पता नहीं था कि हिंदी में सबसे पहली दुनिया की सबसे पहली भाषा क्या थी। तो एक पहला वेद था, पहला जो ग्रंथ था वो था ऋग्वेद। तो वो जो वेद मिला पहला ऋग्वेद, जब उसको पढ़ा गया देखा गया तो वो संस्कृत भाषा में था। तो उस वेद के माध्यम से ये पता पड़ा कि जो सबसे प्राचीन भाषा सबसे पुरानी भाषा थी वो संस्कृत थी। उस संस्कृत के भी कितने वेद थे, उस संस्कृत के भी 2 वेद थे, उस संस्कृत भाषा के भी 2 वेद थे। संस्कृत भाषा के भी 2 वेद थे। अगर देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम भाषा क्या थी, संस्कृत। और जो संस्कृत भाषा में इसके भी 2 वेद थे। तो पहला कौन सा था, पहला था वैदिक, पहला जो था वो था वैदिक, इसका अर्थ होता है वेद प्लस इक का अर्थ होता है संबंधित, संबंधित। और दूसरा ये जो दूसरी भाषा थी वो थी लौकिक। लोक का अर्थ होता है लोक प्लस एक, इस का अर्थ होता है, इसका एक का अर्थ होता है संबंधित और लोक का अर्थ होता है लोगों से संबंधित, लोगों से संबंधित। तो जो संस्कृत में जो पहले वेद प्राप्त हुए, पहला वेद था जो था वो था ऋग्वेद, दूसरा था यजुर्वेद, और जो तीसरा था वो था सामवेद, और जो चौथा था अथर्ववेद। ये जो चारों वेद प्राप्त हुए, ये जो चारों वेद प्राप्त हुए ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। वही लौकिक, तो ये लौकिक का अर्थ होता है लोगों से संबंधित। तो इसका मतलब क्या, जो आजकल हम लोग भाषा बोलते हैं और जो हमारे चाल चलन में जो भाषा है ये लौकिक भाषा है। तो उस टाइम की जो भाषा थी वो लौकिक भाषा थी, वो उस टाइम के जो लोग थे वो एक लौकिक भाषा बोलते थे। जो इसके बाद में जो भाषा आई थी, वो जो भाषा थी उसके बाद में आई थी जो पाली, लौकिक के बाद में भाषा आई पाली। और ये जो पाली भाषा थी ये गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने जितने भी उपदेश दिए अपने, वो सारे उपदेश किस भाषा में दिए थे, वो पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा के बाद फिर भाषा आई प्राकृत, महावीर प्रसाद जो स्वामी थे, महावीर स्वामी थे जो जैन धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने जितने भी धर्म दिए अपने जैन धर्म के, वो सारे के सारे प्राकृत भाषा में दिए। इनके बाद जो भाषा आई अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद, अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ी हुई भाषा। अपभ्रंश के बाद भाषा आई हिंदी, तो अगर देखें तो जो हिंदी भाषा हम आपको बताएंगे निकली कहाँ से, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिए थे इसके माध्यम से आपको हर चीज़ समझे। हिंदी निकली कहाँ से, अपभ्रंश से। और जो हिंदी की आदि जननी है, जो सबसे पुरानी है हिंदी की, यहाँ से ये बना दें इस तरीके से, जो आदि जननी हिंदी की, आदि जननी संस्कृत। जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, हिंदी की आदि जननी भाषा क्या है, तो हिंदी की आदि जननी भाषा है वो क्या है, संस्कृत है। हिंदी किस भाषा से निकली है,
तो हिंदी जो निकली है अपभ्रंश यानी कि सोर्स यानी अपभ्रंश से निकली है। कुछ लोग ये कहते हैं हिंदी जो है, हिंदी और अपभ्रंश के बीच में अवहटति वहाँ से निकली है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो हिंदी और अपभ्रंश के, हिंदी किस भाषा से निकली है, तो सोर्स यानी अपभ्रंश से। हिंदी की भाषा का शब्द क्या है, हिंदी की जो भाषा शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। ये इतने मैंने बता दिया, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे कि दुनिया का सबसे पहला व्याकरण क्या है, व्याकरण कौन सा था, दुनिया का जो सबसे पहला प्राचीन व्याकरण कौन सा था, तो वो व्याकरण क्या था। तो सबसे प्राचीन व्याकरण जो था वो था अष्टाध्यायी था। प्रथम व्याकरण क्या था, अष्टाध्यायी था। इसका अर्थ है 8 अध्याय। इसके जो लिखने वाले थे, इसको किसने लिखा था, आचार्य महर्षि पाणिनि। आचार्य महर्षि पाणिनि इन्होंने लिखा था इसको। इन्हें व्याकरण भी बोला जाता है। सबसे पहला जो व्याकरण क्या था वो संस्कृत का जो व्याकरण था वो संस्कृत का था अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी को लिखने वाले थे वो थे आचार्य महर्षि पाणिनि, जिन्होंने पूरी संस्कृत को 8 अध्यायों में पूरा लिख दिया था, 8 अध्यायों में। तो जो एक ज्ञाता होते हैं, जिस चीज़ के ज्ञाता होते हैं, जिन्हें सब पता होता है, उन्हें व्याकरण भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अष्टाध्यायी की व्याकरण कौन है, तो आप ये मत सोचना कि व्याकरण आ गया तो हम क्या लगाएं। तो अगर आप चाहो क्या, आचार्य महर्षि पाणिनि आप उसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने बात कर दी यहाँ की। अब जो नेक्स्ट होता है कि व्याकरण का मतलब क्या होता है, व्याकरण का क्या अर्थ होता है और व्याकरण के क्या अंग हैं, तो इसके ऊपर देखें व्याकरण का अर्थ क्या होता है। तो व्याकरण का जो अर्थ होता है, व्याकरण का अर्थ या मतलब, केवल अर्थ ही कर लो, यहाँ मतलब लिखा नहीं आएगा। व्याकरण का अर्थ या मतलब क्या है, तो व्याकरण का जो पहला होता है शुद्ध उच्चारण, दूसरा होता है शुद्ध लेखन, और जो तीसरा होता है शुद्ध प्रयोग करना। अगर व्याकरण का जो अर्थ है वो क्या होता है, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग करना। व्याकरण हमें ये चीज़ सब सिखाता है। अगर हम पहले क्या करते हैं कि हम कोई बोलता है तो हम उसे सुनते हैं, हम भी बोलते हैं, लिखते हैं, फिर उसके बाद में जब बोलना सीख जाते हैं तो बोलने के बाद में फिर हमारा काम होता है उस चीज़ को लिखना। तो हमें लिखना सिखाया जाता है किस तरीके से। जब स्टार्टिंग जब पढ़ने जाते हैं तो कुछ भी लिख देते हैं उल्टा सीधा। तो जब हम एक क्रम से लिखना स्टार्ट करते हैं, उसका शुद्ध तरीके से लिखते हैं, तो फिर क्या होता है, उच्चारण के बाद फिर हमने लिखना सीखा। जब ये दोनों उच्चारण और लिखना जब दोनों हमें आ जाता है, बोलना भी आ जाता है, लिखना भी आ जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर हमें उस चीज़ का प्रयोग करना होता है, किस तरीके से हम उस चीज़ का प्रयोग करें। तो व्याकरण हमें यही सिखाती है, शुद्ध उच्चारण करना सिखाती है, शुद्ध लेखन सिखाती है, फिर उसका प्रयोग करना सिखाती है। व्याकरण के कुल कितने अंग हैं, अगर देखा जाए तो व्याकरण के 3 अंग हैं। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला है वर्ण, दूसरा है ध्वनि, और तीसरा है अर्थ। अगर चाहो तो और लिख सकते हो, वैसे 3 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, भावार्थ, और 5वां है व्याकरण कोट। चौथा है व्याकरणिक कोट। तो व्याकरण के अंग कितने, 5 होते जाता है। लोग 3 जानते हैं, लेकिन उसके अगर देखा जाए तो इतने अंग टोटल होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है,
तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए तो आपको वर्ड लगाना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। अगर वहाँ कुछ हेर फेर कर दिया कि भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई क्या है, अगर लेखन के हिसाब से आ जाए तो ध्वनि। अगर ये पूछा था भाषा की उच्चारण के हिसाब से सबसे छोटी ध्वनि क्या है उच्चारण के हिसाब से, तो वो ध्वनि हो जाएगी। सपोज दैट देखिए, जैसे कि मैंने बोली है का, तो का क्या हो गया, मैंने एक उच्चारण कर दिया तो इसके अनुसार क्या हो गया, तो ध्वनि होगी। उच्चारित कर रहे हैं तो वो एक ध्वनि के माध्यम से का निकल रहा है। अगर हम यहीं लिख दें का, तो अब क्या हो गया, ये क्या का यहाँ लिख गया है। तो अगर देखें भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप से क्या है, तो वर्ड है। और उच्चारण के हिसाब से क्या है, मैंने का बोल दिया, तो उच्चारण के हिसाब से क्या है, ध्वनि है। उच्चारण के अनुसार ध्वनि। अर्थ का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया का, यहाँ लिख दिया मैंने माँ, और यहाँ मैंने लिख दिया ला। अगर मैं इन सबका देखूं, जैसे मैंने का देखा तो का मुझे कोई अर्थ नहीं मिल रहा है। फिर मैंने माँ देखा, माँ का भी कोई अर्थ नहीं मिल रहा। फिर मैंने ला देखा तो ला का भी कोई अर्थ नहीं मिल रहा। अगर हम इन सबको जोड़ दें एक साथ कर दें कमल, तो फिर हमें दिखाई देता है कमल, तो एक पूरा अर्थ निकल के आया। तो अगर पूछा जाए भाषा की अर्थ के हिसाब से सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वहाँ ऐसा कुछ लिखा होगा जो आपको पूरा एक अर्थ लिखा होगा, किसी का नाम हो। तो इस तरीके से अर्थ के हिसाब से अब इस कमल का कोई अर्थ निकल रहा है, ये पता पड़ रहा है किसी का नाम है या ये कोई पुष्प का पेड़ है, फूल है। तो इससे इसको पता पड़ जाता है कि अर्थ के हिसाब से। भावार्थ के हिसाब से भावार्थ, अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो तो कोई किसी को अगर आप कुछ बताओगे तो एक वाक्य बोलोगे, पूरा वाक्य के अनुसार अपने जो भाव प्रकट करोगे वो एक वाक्य में समाहित करके वो पूरा वाक्य बोलोगे। तो भावार्थ के हिसाब से एक वाक्य, व्याकरण कोड के हिसाब से एक पद। तो मैंने आज जो आपको ये बताया इस वीडियो के माध्यम से, तो आज का जो मैंने वीडियो बनाया था पूरा वो इसी से रिलेटेड था कि वर्णमाला का जो पहला क्लास था, पहला जो कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आज बेसिक बताया आपको कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने आपको बताया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को मेरा लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं अगर अब एक क्रम से वीडियो हिंदी की जितनी बनाऊंगा तो सारी वीडियो आपके पास पहुँचे। एनीबडी, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें हिंदी सब्जेक्ट आता है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, 100% गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए उन दोस्तों तक जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में अगर हिंदी आती है तो उनका भी भला हो सके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।